तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार वो बेकार है, इससे बेटर है कि ठीक है अगर आज मैं इसको रीसेल करता हूँ मेरे को 4-5 लाख का नुकसान होता है, 1 या 2 साल में मैक्सिमम कवर अप हो जाएगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मेरे पास। पूरा बोनेट के अंदर के सारे पार्ट्स निकाला, मतलब मैं ये सोच के हैरान हो गया यार, मतलब कंपनी देने से पहले क्या उसमें R&D करती है। जो आपने ब्रांड लिया था पिछली बार वो अच्छा था, रीसेल के मामले में ज्यादा नहीं टूटा। करीब मैंने 1,60,000 1,70,000 का डीजल सेव अप कर लिया, मतलब डीजल इसके आगे कहीं कोई स्टैंड नहीं करता। अब वो अलग बात है, वो भी मेरे बैकएंड में चेंज करिए, वो चेंज करिए, रिपेयर करिए, गॉड नोज। दोस्तों रमन जी से मिलिए एक बार फिर से हमारे चैनल पे हैं और आज एक नई गाड़ी के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है उस गाड़ी को इन्होंने 6 महीने में 22,000 किलोमीटर के आसपास चला दिया। आज मुझे लगता है कि 23,000 किलोमीटर कंप्लीट भी हो जाएंगे क्योंकि अभी इन्होंने जाना है दिल्ली। और पिछली वीडियो में जब आए थे इनके पास तब भी नई गाड़ी थी, तब थी इनके पास अल्कजार डीजल में, वो वीडियो आपने जरूर देखा होगा। उस वीडियो में इन्होंने कहा था कि उस गाड़ी को ये काफ़ी लंबा चलाने वाले हैं और इच्छा जाहिर इन्होंने ये भी करी थी कि वो कर्व ईवी को लेने का प्लान कर रहे थे, लेकिन कर्व ईवी बहुत ज़्यादा महंगी थी और उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, उसकी वजह से उन्होंने अल्कजार डीजल को पसंद करा। अब आज जो गाड़ी है वो देखकर आप लोगों को ताज्जुब होगा क्योंकि ये गाड़ी वही है जो ये पहले चाहते थे। ये है आपकी कर्व ईवी, अब फाइनली इन्होंने ले ली है। और अल्कजार को सर आपने कितना चलाया था? 16,000 किलोमीटर चलाया था। अब ऐसा तो नहीं है कि यार इनको गाड़ी बदलने का शौक है, अल्कजार बेची होगी तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, गाड़ी क्यों बदलनी पड़ी, उस बात को जानने की कोशिश करते हैं। और साथ के साथ सेगमेंट में बहुत सारी ईवी है, क्रेटा ईवी है, आपकी विंडसर प्रो है, उन पे ना जाके आप टाटा पे गए, हुंडई के बाद टाटा में कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है, इन सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब ये बताइए कि आपको हुंडई के बाद टाटा में शिफ्ट होने पे कैसा महसूस कर रहा है, सबसे पहले ये बताइए। देखो एज कंपैरेटिवली फीचर्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम है, पर हाँ ये कि हुंडई में थोड़े ग्लिचेस कम थे, इसमें ग्लिचेस थोड़े ज़्यादा हैं। अब या तो वो आप ईवी समझ के कह लीजिए कि ईवी की वजह से ग्लिचेस हैं, अदरवाइज टेक्नोलॉजी वाइज, पैसा सेव करने वाइज नो डाउट बेस्ट कार है। अब मुझे एक बात बताइए, अल्कजार मतलब उसमें कितना लॉस हुआ था आपका? उसमें लॉस हुआ लगभग मेरे को 20.50 लाख के आसपास मेरे को मेरी रीसेल हुई है दोबारा, जो मैंने बेची है उसको। और आपने 25 लाख के आसपास ली थी? हाँ, मोटा मोटा 5 लाख मान के चलो। 5 लाख। और जब ये गाड़ी ले रहे थे कर्व ईवी पिछली बार तब 25 लाख की पड़ रही थी, ये गाड़ी इन्होंने अभी 21 लाख की ली है। 21,40,000 समथिंग। मतलब कि जो गैप होता है ना वो कम इसलिए भी हो गया क्योंकि ये गाड़ी सस्ती हो गई। अब जरूरत क्यों पड़ी ईवी में जानने की, उस बात को जानने की कोशिश करते हैं। सर ऐसा क्या हुआ? देखो पहली चॉइस तो मेरे को ईवी ही लेनी थी, मेरी रनिंग के हिसाब से उस टाइम रनिंग कम थी। एंड ईवी ना लेने का रीजन ये था कि मेरे पास चार्जिंग इश्यूज थे, कि मैं घर में चार्ज करने की थोड़े इश्यूज थे। ये आपने पिछली वीडियो में भी बताया था। यही मेरा रीज़न था जिसकी वजह से मैं डीजल पे शिफ्ट हुआ। और अब ये है कि मैं पहले दिल्ली में रहता था, अब मैं यहाँ सोनीपत रहता हूँ, तो अब मेरे पास और मेरा डिस्टेंस बढ़ गया। पहले मेरी रनिंग 60 किलोमीटर थी, अब मेरी रनिंग 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर के हिसाब से अगर मैं पर डे का डीजल लगा रहा हूँ तो मेरी मंथली कॉस्टिंग जो आ रही थी डीजल की अप्रॉक्सीमेटली 20-21,000 आ रही थी मेरी, प्लस जो मेरी एक्स्ट्रा रनिंग अपनी हो रही है वो भी। तो मतलब मुझे ये नहीं लगा कि मैं 20-21 हज़ार पे चलो महीने का डीजल दे रहा हूँ, बट वो कब तक दूंगा मैं? मान लो अगर मैं 10 साल चलाता हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि मतलब मैं 30-1 लाख रुपए का तो डीजल ही लगा दूंगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार वो बेकार है, इससे बेटर है कि ठीक है अगर आज मैं इसको रीसेल करता हूँ मेरे को 4-5 लाख का नुकसान होता है, बट मुझे पता है ईवी अगर मैंने ले लिया तो 1 या 2 साल में मैक्सिमम कवर अप हो जाएगा। मैंने 6 महीने में हार्डली 23,000 चला रही है। अगर मैं 23,000 की कैलकुलेशन डीजल से लगाऊंगा तो करीब मैंने 1,60,000 1,70,000 का डीजल सेव अप कर लिया है। अगर इसी रनिंग को हम 1 साल की मान के चलें तो आपको 3,20,000 का फायदा हो जाएगा। 3-3.5 लाख तो मैं साल भर में रिकवर कर लूंगा सारा। बिल्कुल। घर में चार्ज करता हूँ, मेरे पास पहले चार्जिंग इशू था, अब वो इशू नहीं है, प्रॉपर घर के नीचे चार्ज करता हूँ, 7-8 घंटे में चार्ज हो जाती है गाड़ी। सुबह अपना चला जाता हूँ, हर दूसरे-तीसरे दिन में चार्ज करनी पड़ती है, तो मुझे इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है। जो उसके साथ चैलेंजेस थे रनिंग कॉस्ट को लेके वो मेरे कई हो गए। और मेरा मानना है कि प्रैक्टिकली इंसान वही है कि भैया जो जहाँ से पैसा बचा सको बचा लो। अच्छी बात ये थी कि जो आपने ब्रांड लिया था पिछली बार वो अच्छा था, रीसेल के मामले में ज़्यादा नहीं टूटा। अगर उस टाइम पे आपने ईवी ली होती और अगर आप बेचना चाहते, ईवी में मेरा नुकसान ज़्यादा होता। अब ये कैसा? आपने पिछली बार ये भी बताया था कि आप घूमना बहुत पसंद करते हैं, आप पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, तो अभी कैसे मैनेज कर पा रहे हैं उसको? अभी कोई दिक्कत नहीं आती। मैं एक बार शिमला भी जा चुका हूँ, इससे मसूरी भी जा चुका हूँ, चंडीगढ़ भी गया था 1-2 बार काम से किसी। उसके अलावा मैं वृंदावन तो जाता रहता हूँ हर मंथली।
देखो वृंदावन आना जाना तो मेरा ऑलमोस्ट हो जाता है, रास्ते में बस मुझे हार्डली 15 या 20 मिनट के लिए एक बार चार्ज करनी पड़ती है। ठीक है। और शिमला अगर मुझे जाना है तो मेरे को सिर्फ एक बार रास्ते में चार्ज करनी पड़ती है, जाते टाइम चार्ज करता हूँ। मान के चलो मैंने शिमला में जो अपना हिल एरिया शुरू होता है वहाँ से मैं चार्ज कर लेता हूँ एक बार फुल, घर से मैं पूरी चार्ज करके आता हूँ, वहाँ एक बार चार्ज करता हूँ, और उसके बाद मेरा चढ़ाई में जो लगती है, उतराई में डाउनफॉल में सारा उसमें सारा की सारी बैटरी रीजनरेट होके मेरे को घर तक ले आती है। पहले मुझे दिल्ली जाना होता तो और 30-40 किलोमीटर बढ़ जाता, मेरे को यहाँ सोनीपत में तो मेरा और डिस्टेंस कम हो, तो मेरे को हिल्स में हार्डली 1 या 1.5 बार मैक्सिमम चार्ज करनी पड़ती है। और मुझे चार्जिंग का भी ऐसा इशू नहीं आता। शुरू में लगता था कि कैसे चार्ज करूंगा, क्या करूंगा, लेकिन अब ये है कि बहुत कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1-1.5 घंटा जो खाने में टाइम लगाओगे उतने में इतनी चार्ज हो जाती है। देखो अगर आपके महीने के 21,000 रुपये बचा रही है ना, तो मैं मानता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत बर्डन लग भी रहा है ना तो सफ़र कर लो यार। प्लस रनिंग कॉस्ट मैंने अभी वो नहीं गिनी कि मेंटेनेंस नहीं गिनी मैंने। डीजल जितनी जल्दी डेप्रिशिएट होगी 10 साल चलाऊंगा। अच्छा बेस्ट पार्ट कर्वी के साथ ये हो गया कि अब इन्होंने लाइफ टाइम वारंटी दे दी बैटरी की। मिल गया। उन्होंने ये बात बोली है कि जिसने भी कर्व ईवी पहले भी ली है अब उनको भी मिलेगा, बस इतना है कि फर्स्ट ऑनर को मिलेगा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मेरे पास, और इन्होंने जो है मैंने ये सर्विस सेंटर से कंफर्म किया था तो मेरे पास भी है। तो अब मुझे इतना पता है अगर मैं इसको 10, 12, 13 साल भी चलाऊं, चलो अगर मैं उसके बाद रीसेल नहीं भी मिलेगी, मत बेचो, घर पे पड़ी रहे तो सेकेंडरी कार में काम आ जाएगी अपनी। 10-12 साल दूसरी कोई और गाड़ी ले लेना, क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि आप इसके पैसे जो है 5-6 साल में वसूल, शायद पहली पूरी गाड़ी के तो हाँ 5-6 साल में, पर हाँ जो मेरा वो अल्काजार वाला नुकसान हुआ हार्डली 1.5 साल में रिकवर कर। अब बात आती है कि कर्व ही क्यों? कर्व लेने का रीज़न ये था, मैंने विंडसर देखी, उस टाइम पे प्रो नहीं आई थी जब मैंने ली थी। मेरी 31 मार्च की डिलीवरी है तो तब तक प्रो नहीं आई थी। प्रो आ गई होती तो शायद एक पल के लिए प्रो लेता, क्योंकि वो इससे 2 या 3 लाख रुपए और सस्ती मिलती। मेरे ख्याल से उस टाइम जब नई इंट्रोड्यूस हुई थी तो इंट्रोडक्टरी प्राइस थोड़ा कम था इस कंपैरेटिवली आज के। उसके बाद क्रेटा मेरा देखो वही वाली बात है, मैंने एक बार 25 खर्चे, दोबारा उस 25 तक जाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। 22.5 तक का बजट था, मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं था कि अगर मैं जो दोनों गाड़ियों का लॉस है वो शायद ज़्यादा ना खाऊं। मेरे को ये था वो मेरे 20.5 में गई, मैंने 1 लाख इसमें और डाला है, मेरी गाड़ी दूसरी आ गई ईवी। सेगमेंट देखा जाए तो ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट ही है वो, ठीक है। वो एसयूवी है, ऊंची में है, ज़्यादा गई। ये भी कूपे एसयूवी है, उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। मैंने सिंगल पर्सन चलना है, सिंगल पर्सन अल्काजार के हिसाब से मैं चलता था, ये सिंगल पर्सन के हिसाब से ज़्यादा कंफर्टेबल है। वो तो थी डेली ड्राइविंग की बात। अगर आप फैमिली के साथ कहीं ट्रिप में जा रहे हैं, पिछली बार आपने बताया था कि उसमें थोड़ा सा अच्छा स्पेस मिल जाता है, पीछे बैठने के लिए स्पेस मिल जाता है, इसमें मैनेज हो पा रहा है? स्पेस की ऐसा कोई इशू नहीं है मेरे को, मेरी फैमिली छोटी है, कोई ज़्यादा बड़ी है नहीं। वो भी मैंने एसयूवी बस ले ली थी कि ठीक है, जबकि साइज़ उतना मेरी फैमिली का था भी नहीं। मतलब हम 5 जने ही हैं जिनमें से एक बच्चा है, 4 बड़े हैं, तो इतनी कोई दिक्कत आती नहीं, और जनरली पूरी फैमिली बहुत रेयर ही जाती है। क्रेटा की तरफ देखा था, क्रेटा में ये था कि 22-23 लाख में खर्चने के बाद भी मुझे 360 डिग्री कैमरा नहीं मिल रहा था। मेरे लिए वो ज़्यादा नेसेसिटी था। जहाँ टाइट स्पेस होता है उधर काफ़ी अच्छा एक विजिबिलिटी मिल जाती है 360 से। चलाने में कैसा फील है डीजल के बाद आप ईवी? चलाने में पावर से बात करूँ तो अल्काजार से बेहतरीन पावर है। पावर की कोई कमी नहीं है। अगर मैंने इसका स्पोर्ट्स डाल दिया तो बस ये गोली की तरह भागती है जो है। मतलब मैंने इसे KMP पे एक बार ट्राई किया था, मैं 155-156 तक लेके गया था लास्ट, बट वो 156 में भी ना, मतलब गाड़ी में वो तो इन्होंने लिमिट लगा रखी है कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। अदरवाइज इसमें ये था अगर वो लिमिट हटा दे तो ये तो अभी और आगे जाएगी। और जो इंस्टेंट टॉर्क है कोई लिमिट नहीं, मतलब डीजल इसके आगे कहीं कोई स्टैंड नहीं करता ईवी के आगे। कितना कॉन्फिडेंस आ चुका है आपको इस गाड़ी पे, यानी कि कितनी मैक्सिमम रेंज आप इससे निकाल सकते हैं, आपको कितनी मिली है? और अगर आप एक्सप्रेस वे में भी चलाते हैं गाड़ी को तब मैक्सिमम कितना मिल सकता है इस गाड़ी में? देखो अगर मैं सिटी में चला रहा हूँ तो 400 प्लस ईजिली मेरे को मिल जाती है। अगर पीक समर का टाइम है, जैसे मैंने मार्च में ली थी तो मैंने अप्रैल मई का भी जो सीज़न था वो भी मैंने देख लिया, उस टाइम पे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कम है, क्योंकि मौसम का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा उस पर होता है, प्रेशर पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मल वे में करूँ तो मैं 400 प्लस ईजिली सिटी में निकालता हूँ वैसे। एक्सप्रेस वे में 360-370 के आसपास की एक्सप्रेस वे में स्पीड लिमिट मेरी 100, 110, 120 भी डिपेंड अपॉन द रोड कंडीशंस। मैं जनरली इको पे ही चलाता हूँ और रीजन लेवल मेरा जनरली 3 रहता है। मैं 3 से नीचे रखता ही नहीं, मैं जनरली 3 पे रखता हूँ, मेरे को सही लगता है। उल्टा मेरे को 3 रखने से ये होता है कि सिंगल पेडल ड्राइव बन जाती है मेरी, जो मुझे अल्काजार से भी ये ज़्यादा बेनिफिट लगता है कि मैं 95% ऐसा होता है मैं सिर्फ रेस और रेस छोड़ने का काम करता हूँ इस गाड़ी में, मुझे ब्रेक भी नहीं दबानी होती।
5% ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ मुझे ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए, आपके यूज़ केस के हिसाब से तो ये गाड़ी मुझे लगता है कि काफ़ी फिट बैठ रही है। आप जैसे मज़े ले रहे हैं गाड़ी के, कम समय में बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, पैसे भी बचा रहे हैं। आपको क्या लगता है ईवी का फ्यूचर? देखो, ईवी का फ्यूचर नो डाउट अच्छा है और मैं मानता हूँ कि अगर जिसकी रनिंग है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ईवी अडॉप्ट करने से कहीं ना कहीं आपके पैसे सेव ही होने हैं। ठीक है, कुछ मिथ हैं बैटरी को लेके, लेकिन आज के दिन में हर कंपनीज जो है लाइफ टाइम वारंटी दे रही है। मेन कॉस्टिंग इस गाड़ी में बैटरी की है। अगर वो बैटरी वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी कंपनी ने तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इशू है। बस फर्क इतना है कि अगर आपने ईवी ले ली है तो आई सजेस्ट कि आप इसको अब लॉन्ग टाइम चलाओ, अदरवाइज आपका नुकसान है। क्योंकि सेकंड ओनर के लिए इन्होंने वही कंडीशन रखी है, 8 साल 1,60,000 किलोमीटर। अगर मैंने 1 लाख किलोमीटर चला दी तो जो सेकंड ओनर होगा उसके लिए सिर्फ 60,000 किलोमीटर होगी। डेफिनेटली आपकी गाड़ी के रेट बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि वो ये एज्यूम करके चलेगा कि 60,000 किलोमीटर के बाद मेरी बैटरी की वारंटी नहीं है, अगर कल को बैटरी खराब हुई तो मेरे लिए 8-10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लग जाएगी। तो बेटर है आप इसको लंबा चलाओ और उसके बाद अगर आपको चेंज करने का मन करे तो बेचो मत, घर में सेकेंडरी रख लो, घर में और कोई मेंबर है वो चला लेगा, पर चलाते रहो उसे। अब एक बात बताइए, आप हाई राइज में रहते हैं, यहाँ पर सोसाइटी ने आपको सपोर्ट किया आपको चार्जिंग प्रोवाइड करने में? तो शुरू में उन्होंने मेरे से चार्जेस वगैरह मांगे थे कि हम लोड इंक्रीज कर देंगे, थोड़े चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो मैंने थोड़े बहुत चार्जेस दिए उनको और अब उन्होंने मेरा जो 6 से वो 10 किलोवाट लॉट कर दिया है, और जिसमें मेरे बाकी अप्लाइंसेस और गाड़ी सब हो जाती है चार्ज। और अब रनिंग कॉस्ट मेरी जहाँ मतलब हफ्ते की मैं मान के चलो, पहले मैं 1 टैंक से ऊपर ज़्यादा लगता था डीजल का, अब मेरा हफ्ते में मुश्किल से मुश्किल मतलब मेरा बिजली का बिल जो बढ़ा है मेरा हार्डली 3,000 रुपये बढ़ा है। अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो आज के दिन में यही मेरी प्राइमरी कार है, यही मेरी सेकेंडरी कार है। लोग कहते हैं कि हमें ईवी के साथ सेकेंडरी कार लेनी चाहिए, बट मैं मानता हूँ प्राइमरी कार अच्छी है, बना सकते हो अगर आपकी बैटरी साइज़ बड़ा है गाड़ी का। आप एक बड़ा बैटरी साइज़ ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्विस का क्या हाल है और कितना खर्चा आता है? 22,000 किलोमीटर तक का अपडेट अभी मेरी जो 22,500 वाली सर्विस है वो ड्यू है, वो होपफुली मैं 1-2 दिन में कराऊंगा। अदरवाइज उससे पहले वाली जो सर्विस आई है मेरी, जो लास्ट पेड सर्विस थी, वो मतलब 3-3,500 से ज़्यादा बिल नहीं आता मेरा सर्विस का। अच्छा। तो मेरे ये कॉस्ट भी बची है। मैंने अल्कज़ार की जो 10,000 वाली सर्विस कराई थी, मेरा उसमें भी 8-9 हज़ार रुपये का बिल आ गया। डीजल में थोड़ा ज़्यादा आता ही है। तो वो भी मेरे पैसे बच रहे हैं। अगर मैं उसको काउंट करूँ भी तो उसको मैंने काउंट ही नहीं किया। डीजल की जो रनिंग मेंटेनेंस के खर्चे भी मैंने वो काउंट नहीं किया। अगर मैं वो काउंट कर लूँ तो मेरे अच्छा खासा सेविंग हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आपकी रनिंग है, हर तीसरे महीने में आपकी सर्विस आ जाती है। अब आप लगा लो 30 सितंबर को 6 महीने हो गए, 23,000 चला चुका हूँ आज। उन्होंने बताया था कि हर 7,500 किलोमीटर पे सर्विस है। पहली वाली माइनर होगी जिसमें कम खर्चा आएगा, दूसरी वाली अगले 7.5 वाली स्लॉट जो होगा वो मेजर होगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो उसमें कितना आता है? 14,000 वाले अब वो आएगा तो पता लगेगा। बट समवेयर और उन्होंने भी बताया था कि 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, पेट्रोल के बराबर ही है। हाँ। मान के चलो, छोटी पेट्रोल गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। और ये तो साइज़ में बड़ी है। हाँ। अच्छा, एक और बात जानना चाहूँगा, अब करते हैं ब्रांड की बात। क्या क्या गाड़ी में दिक्कत आई वो सब बताइए। देखो, टाटा आपने खरीदी है तो शुरू में तो आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे। आपके तो साथ हुआ ऐसा? डेफिनेटली सबके साथ होते हैं, मेरे साथ क्यों नहीं होंगे? ऐसा हो नहीं सकता ना। देखो, टाटा अपने आप नहीं बदल सकता। टाटा आज हैरियर भी ले आती है। मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मैं लास्ट सर्विस कराने गया था इसकी, वहाँ पे मैंने टाटा हैरियर जस्ट 2 दिन पहले किसी की डिलीवरी थी, वो सर्विस सेंटर खड़ी थी ग्लिचेस की वजह से, और अच्छा। पूरा बोनेट के अंदर के सारे पार्ट्स निकाल रखे। मतलब मैं ये सोच के हैरान हो गया यार, मतलब कंपनी देने से पहले क्या उसमें R&D करती है, क्या PDI करती है कि बंदे कस्टमर लेते के साथ ही 2 दिन बाद सर्विस सेंटर खड़ी कर देता है। इसमें भी शुरू में कुछ चैलेंजेस आए थे, बट टचवुड अब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। शुरू के 1 महीना रहे थे मेरे साथ चैलेंजेस, जिसके लिए मेरे को मल्टीपल टाइम्स सागर मोटर जाना पड़ा, और फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ब्रेकडाउन तो नहीं हुई ना? एक बार भी नहीं, ब्रेकडाउन नहीं हुई। जो ग्लिचेस आए हैं वो वैसे ग्लिचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लिचेस हैं। जैसे कि इसका फ्रंट और रेयर पार्किंग सेंसर ही नहीं काम कर रहे थे। अच्छा। नई गाड़ी ब्रांड न्यू, जिस दिन मैं लाया उस दिन तो खैर एक्साइटमेंट थी, इतना ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट डे देखा तो इसके फ्रंट और पार्किंग सेंसर ही नहीं काम कर रहे, ना रेयर कर रहा। सर्विस सेंटर खड़ा किया, अगले दिन उसके बाद उन्होंने एक दिन रखी गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद पता चला इसकी जो मेन वायर है वही कुछ खराब थी उसमें। वो वायर चेंज करने की कॉस्टिंग 60,000 थी। 60? हाँ, 60,000 थी। वो अलग बात था, मेरी वारंटी में थी तो उन्होंने चेंज कर दी। अब वो अलग बात है, वो भी मेरे बैक एंड में चेंज करिए। वो चेंज करिए, रिपेयर करिए, गॉड नोज, मेरे को बिल में दिखाया हमने चेंज करिए। उसके बाद इसकी ड्राइवर साइड की पावर विंडो काम करनी बंद कर दी। कुछ इसमें टेक्निकल फॉल्ट है कि किसी भी स्पीड ब्रेकर पे जाती है, कुछ बम्प पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है। खैर वो भी उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिया। अच्छा। एंड अगर उसके बाद भी देखा जाए तो मतलब ऐसे छोटी मोटी ग्लिचेस रहे हैं, फिलहाल कोई दिक्कत। तो वो भी सिर्फ शुरू के 1 महीना रहे थे, उसके बाद नहीं। वो भी 1 महीना भी नहीं रहते, वो अगर उनको आइडेंटिफाई हो जाती कि क्या प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उनको वो आइडेंटिफाई करने में भी कई चक्कर लगाने पड़ गए। आप खुश हैं गाड़ी से? हाँ, मतलब मेरा जो ऑब्जेक्टिव है पॉइंट A से पॉइंट B जाना, वो मेरा सॉर्ट आउट है कम पैसों में। आप इसे रिकमेंड करने वाले हैं किसी को?
आज की डेट में तो और ऑप्शन आ चुके हैं। अच्छा। देखो आज की डेट में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ईवी पे जाओ। मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि ये लो, आप और मल्टीपल ऑप्शंस है उनको एक्सप्लोर करो। नई ये VF6 और 7 आई है, इनको देखो। मतलब देखा जाए तो उनकी मैंने फिनिशिंग देखी है, फिट एंड फिनिश देखी है, वीडियोस में देखी है। उनकी फिट एंड फिनिश टाटा के कंपैरेटिवली नो डाउट अल्टीमेट है। ईवी पे जा सकते हैं, लेकिन ब्रांड आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना हाँ। होगा। और अभी इतना कोई इशू नहीं है, आप लंबी जर्नी भी कर सकते हैं। मेरे टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि मैं 31 मार्च को लेके आया था, तब ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास। टाटा में कर्व से ऊपर कोई बैटरी बड़ी नहीं था, क्रेटा में फीचर्स नहीं थे मिड वेरिएंट में ईवी के अंदर, हैरियर आई नहीं थी, B6 और जो दूसरी वाली थी उनके टॉप मॉडल ही आए थे। पीछे के मॉडल्स जून जुलाई कब कह रहे थे, तो मुझे लगा तब तक 3-4 महीने चलाऊंगा तो और 60-70 हज़ार रुपये तो मैं तेल डलवा दूंगा। विंडसर प्रो में प्रो नहीं आई थी उस टाइम पे, तो कई ऑप्शन थे, मेरे पास था ही नहीं। तो मेरे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन था जो मुझे लेना पड़ा, अदरवाइज शायद मैं और R&D करता। एक और चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, ये जो गाड़ी है 24 की मेक की है, मतलब 2024 की है। इन्होंने 2025 में ली थी, तब भी थोड़ा सा अच्छा डिस्काउंट आपको 21,40,000 की मेरे को पड़ी है। अगर मैं 2025 का लेता तो मुझे 23+ की पड़ती, एंड मेरे वो पैसे भी बचे। तो मतलब कहीं ना कहीं वो मैंने अगर वहाँ 5-5.5 का लॉस हुआ, तो यहाँ 1.5-2 लाख का तो मैंने ये बचा लिया इससे, इस गाड़ी को खरीदने में। प्लस जो मेरा आगे 1,60,000 रुपये का मैंने फ्यूल 6 महीने में बचा लिया। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैं 3-1 लाख रुपए की तो रिकवरी कर चुका हूँ। 6 महीनों में 3 लाख की रिकवरी कर चुका हूँ। बचे 2-2.5 लाख की है, वो मैं अगले 6 महीने में रिकवर कर लूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। 1 साल में मैं सारा पैसा रिकवर कर लूंगा। तो ये है बातें और कर्व ईवी का एक्सपीरियंस, और इन्होंने क्यों ली, कैसे इनको जाना पड़ा डीजल से ईवी पे, वो सारी बातें आप लोगों के सामने हैं। और गाड़ी कैसी चलती है ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, हमने लंबी ड्राइव इसमें काफ़ी कर रखी है। वो आप अगर वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं कितनी रेंज निकाल कर ये देती है। 2024 की अगर मैं बात करूं तो 2024 का लेने का एक प्लस पॉइंट ये भी हो गया, मुझे 6 महीने की फ्री चार्जिंग भी मिली है टाटा की तरफ से, तो मैंने उसका भी अच्छा यूज़ किया है। अच्छा। हाँ। तो मैंने वहाँ से भी पैसे बचाए। खूब पैसे बचाए इन्होंने, अब आगे बचाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच सर दोबारा आने के लिए। थैंक यू।